प्रिय छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कैसे किया जाता है। देखिए, कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है या साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का पालन पूरी तरह नहीं हुआ है। अतः लेखांकन की अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन हेतु चूकों अथवा गलतियों के सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किए गए लेखांकन व्यवहार को बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब हम फर्म का लेखांकन का कार्य पूरा कर चुके होते हैं, उसके बाद में हमें कई बार ये पता चलता है कि कुछ ऐसी शर्तें थी जिनका हमें पालन करना था, लेकिन हम बाय मिस्टेक उनका पालन नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो जो हम सुधार करते हैं, तो उस सुधार के लिए जो हम लेखांकन व्यवहार करते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। इसके लिए देखो, प्राय निम्न मदों के लिए समायोजन किए जाते हैं। पूंजी पर ब्याज का लेखा न किया जाना या कम या अधिक लगा देना। यानी कि हो सकता है पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं दिया गया हो, या कम दे दिया गया हो, या अधिक दे दिया गया हो। आहरण पर ब्याज का लेखा न किया जाना, आहरण पर ब्याज जो चार्ज किया जाता है वो चार्ज नहीं किया गया हो। साझेदारों के पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन का लेखा न करना। अगर किन्हीं साझेदारों को वेतन देना था, कमीशन देना था, फीस देनी थी, लेकिन नहीं दी गई हो, उसका लेखा करना। गलत अनुपात में लाभों का विभाजन होना, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। ठीक है, ये कुछ मदें हैं जिनके लिए समायोजन बेसिकली किए जाते हैं। देखो, ये जो समायोजन किए जाते हैं इसके लिए दो विधियां प्रचलित हैं। एक है एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। यहाँ लिखा हुआ है, जो साझेदारों को देना है उनके खाते में क्रेडिट व जो राशि उनसे वसूल करनी है उनके खाते में डेबिट करके एक विश्लेषण तालिका तैयार की जाती है। अंत में शुद्ध प्रभाव के आधार पर समायोजन प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे और उस एनालिसिस टेबल से जो भी ये निकल कर आता है, अगर किसी साझेदार को कुछ रकम देनी है, ठीक है, तो जिस साझेदार को रकम देनी है उसके खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करनी है। और किसी साझेदार से रकम लेनी है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट किस साझेदार को करेंगे, जिसे हमें रकम देनी है। ठीक है, जिसे कम राशि मिली थी लेकिन अब उसे हम राशि देंगे। और वैसे ही डेबिट किसको करेंगे, जिसे अधिक राशि मिली है लेकिन अब हम उससे राशि वसूल करेंगे। ठीक है। दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन। देखिए, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि छूट जाने के लिए। ठीक है, तो ये एंट्रियाँ लगभग उसी प्रकार से हैं जैसे हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते आए हैं। ठीक है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, अगर करंट अकाउंट है पार्टनर्स का तो एंट्रियाँ किससे होंगी, अगर जो हमारे जो खाते हैं स्थिर पूंजी के आधार पर हमने खाते बनाए हैं तो हम करंट अकाउंट करेंगे, इसके अन्यथा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। आहरण पर ब्याज छूट जाने के लिए, आहरण पर ब्याज अगर लगाना था और वो नहीं लगाया है तो क्या हो जाएगी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अंत में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उसके शेष को साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट शेष अर्थात लाभ होने पर एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हानि होगी तो क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ये देखिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का परफॉर्मा दे रखा है हमें। तो अगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ये है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जैसे ही ये अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी चीज़ें हैं जिनसे पार्टनर्स को लाभ होता है लेकिन फर्म को हानि होती है, वो सब कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। और जिनसे पार्टनर्स को हानि होती है लेकिन फर्म को लाभ होता है तो वो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम ये फर्म की दृष्टि से बना रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए, यदि पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि के आधार पर रखे गए हैं तो लेखा पूंजी के स्थान पर चालू खाते के माध्यम से करेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए एक उदाहरण इसमें दे रखा है। RS तथा T एक फर्म में साझेदार हैं। 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनके पूंजी खातों के शेष 31 मार्च 2017 को आहरण तथा लाभ का समायोजन करने के पश्चात इस प्रकार है। ठीक है, 3 साझेदार हैं, 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हैं और ये कह रहे हैं कि पूंजी खातों के शेष 31 मार्च 17 को है, आहरण और लाभ का समायोजन करने के पश्चात है 1,15,000, 70,000 और 42,000। वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि पूंजी तथा आहरण पर 10% ब्याज की दर से ब्याज लगाना रह गया। अब देखिए, जब हम खाते बना चुके हैं उसके बाद में 31 मार्च 17 को ये शेष है हमारे पास, हम खाते बंद कर चुके हैं, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि भाई पूंजी और आहरण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाना रह गया है। उनके आहरण इस प्रकार थे 15,000, 10,000, 8,000, जिन पर ब्याज क्रमशः 8,600, 400 बना। वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आहरण पर ब्याज के समायोजन से पूर्व 60,000 रुपये था। इन समायोजनों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि एक तो हमें क्या करना है, समायोजनों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ भी देनी है और लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं। अब बच्चों देखिए, इस उदाहरण में हमें दे रखा है कि 60,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो 60,000 रुपये का लाभ है, इसमें हमें क्या करना था, जो हमारा जो लाभ होता है, फर्म का जो लाभ होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होता है उस पर देना होता है तो हम वो क्या करते हैं, ब्याज लगाते हैं। पहले ब्याज हम पार्टनर्स को देते हैं, उसके बाद में अगर आहरण पर भी कोई ब्याज उनसे वसूल करना होता है तो वो ब्याज हम वसूल करते हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो हम पार्टनर्स में बांटते हैं। लेकिन इसमें आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज दोनों ही लगाना रह गया है और 60,000 रुपये का लाभ था और इस लाभ को ऐसे कि ऐसे ही क्या कर दिया गया, पार्टनर्स में बांट दिया गया। ठीक है, तो गलती कर दी। ठीक है, खाते बनाने में। अब इसके लिए सुधार के लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पूंजी है वो कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब अगर हमें पूंजी पर ब्याज लगाना है 10% प्रतिवर्ष, 10% पर एनम, तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, है ना। लेकिन ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम ओपनिंग कैपिटल पता लगाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से पता लगाएंगे हम, ये मैंने पहले भी आपको बताया है और आज फिर हम देखते हैं। देखिए कैपिटल, यहाँ पर देखिए आप, सॉल्यूशन जो है हमारा उसमें हमें दे रखी है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017। RST तीनों की कितनी है, 1,15,000, 70,000 और 42,000। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, आहरण किया है साझेदारों ने, तो ये आहरण हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 15,000, 10,000 और 8,000 ये हमने जब ऐड कर दिए तो हमारी जो टोटल कैपिटल आई वो कितनी है, 1,30,000, 80,000 और 50,000। ठीक है, अब इस कैपिटल में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। जो प्रॉफिट साझेदार में हमने बांटा है 60,000 का, 60,000 का प्रॉफिट हमने किस हिसाब से बांटा, 30, 20 और 3, 2, 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 30,000, 20,000 और 10,000। ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हमारी जो कैपिटल आएगी वो कितनी आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी, जो कि है 1,60,000 और 40,000। ठीक है, और इस पर ही इंटरेस्ट लगेगा 10% की प्रतिवर्ष की दर से, तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 का 10% 10,000, 60,000 का 10% 6,000 और 40,000 का 10% 4,000। देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। आप पहले हम सीधा देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, मान लीजिए किन्हीं साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों के हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल से जब हम क्लोजिंग कैपिटल पता लगाते हैं तो किस तरीके से पता लगाएंगे। ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए साल भर की तीनों की है, कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स की कैपिटल है 10,000, 5,000, 2,000।
ठीक है। अब साल के मिड में मान लीजिए उन साझेदारों ने अगर अपनी पूंजी निकाली है 1,000 रुपये, तो तीनों की पूंजी कम हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो तीनों की पूंजी हम कम कर देंगे, तो तीनों की पूंजी कितनी हो जाएगी? 9,000, 4,000 और 1,000। ठीक है। उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में हम क्या करते हैं, साल के आखिरी में जब प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूंजी है हमारी, इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, और उससे जो निकल कर आएगी वो क्या होगी, हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई, अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हम तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ड्राइंग ऐड हो जाएगी और प्रॉफिट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कैपिटल निकल कर आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब देखिए जनरल प्रविष्टियाँ कर लेंगे। ठीक है। अब जनरल प्रविष्टियाँ किस किस के लिए करेंगे, एक तो हमें पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज देना है, और दूसरा क्या करना है, आहरण पर ब्याज लगाना है। जब पूंजी पर ब्याज लगाना है हमें, तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे इसको, क्योंकि P&L अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या आएंगी, सारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे फर्म को हानि होती है, वो सब कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगी। ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, देखिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू टीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000, 6,000, 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ये। ठीक है। उसके बाद में हमारी अगली प्रविष्टि जो होगी वो किससे होगी, आहरण पर ब्याज लगाने की हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, फर्म को लाभ होगा। तो किधर जाएगी ये, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो आर कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,600 और 400 रुपये। ठीक है। अब देखिए, ये एंट्री करने के बाद में जो भी लॉस आएगा, उस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में 3-2-1 के रेशो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब लॉस हो रहा है फर्म को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। हम किस अनुपात में बांट देंगे, 3-2-1 के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, 18,000, क्योंकि पार्टनर्स, क्योंकि हमारी जो फर्म के पास जो आहरण से जो ब्याज आ रहा है वो कितना है, 2,000, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो कितना है, 20,000। ठीक है। तो लॉस कितना होगा, हुआ 18,000 का। तो इस 18,000 को हम क्या कर देंगे, 3-2-1 अनुपात में पार्टनर्स में बांट देंगे। अब देखिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कह रहा है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमारी इधर हम क्या लेंगे, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले किधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। इसमें क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,15,000, 70,000 और ये 42,000 रुपये। ठीक है। बाय बैलेंस BD करके ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद में देखिए, हमने अभी ऊपर एंट्री की थी, हमने ये एंट्री की थी पार्टनर्स या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू टीज एस कैपिटल और टू टीज कैपिटल। ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी देखिए, पार्टनर्स कैपिटल एंट्री क्या थी यहाँ पे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट RST। ठीक है। हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये डेबिट था, तो ये किधर चला जाएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, तो यहाँ पर ये डेबिट है, तो जब हम खाता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा, 10, 6 और ये 4,000 रुपये। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हमने ये क्या किया था, कैपिटल अकाउंट RST टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेबिट आ जाएगा। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,600 और 400। ठीक है। ये लॉस आया था, तो ये लॉस किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट 9, 6 और ये 3,000 रुपये। तो जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ जाएगा, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा बैलेंस, CD 1,15,000, 69,400 और 42,600।
ठीक है, ये तो हमने की लाभ हानि खाता बनाकर, लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर। अब देखिए कह रहे हैं कि उपयुक्त समायोजन केवल एक प्रविष्टि द्वारा भी किया जा सकता है, और इस क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंगल एंट्री के द्वारा भी ये समायोजन किया जा सकता है, तो सिंगल एंट्री के द्वारा जब हम इस समायोजन को करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, और उसके आधार पर हम केवल एक सिंगल एंट्री से इस का संशोधन करेंगे। अब देखिए कि एनालिसिस टेबल किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, इसके बाद में हर एक पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट हम लेंगे कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है। RST तीनों का हमने एक कॉलम बना लिया, डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। और एक बार हम लास्ट में किसका बनाएंगे, फर्म का डेबिट क्रेडिट का। अब देखिए सबसे पहले हमने पार्टनर्स को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन नहीं दिया, ठीक है। तो देना था हमें इसको, तो अगर देते हम इसको तो क्या करते, इसको हम पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करते कि नहीं करते, करते। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे, R के अकाउंट में 10,000, S के अकाउंट में 6,000 और T के अकाउंट में 4,000 रुपये। अब इस इंटरेस्ट को देने से फर्म को क्या हुआ, हानि हुई, तो फर्म के अकाउंट में कहाँ जाएंगे, डेबिट में, ठीक है। तो फर्म के अकाउंट में हमने इस राशि को क्या किया, 20,000 को डेबिट कर दिया। फिर हमें इनको क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमने पार्टनर्स पर लगाना था। तो इससे जो पार्टनर्स हैं वो उनको क्या होती है, हानि होती है, इससे होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो 1,600 और 400 ये क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो फर्म के लिए तो क्या है, ये आय है, ठीक है। तो ये क्या होगी, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये 2,000 क्या हो गई, यहाँ पर क्रेडिट हो गई, ठीक है। अब देखिए ये डेबिट और क्रेडिट करने से जो फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 18,000 का, ठीक है। क्योंकि आय कितनी है, 2,000, और हानि कितनी हो रही है, 20,000 की, ठीक है। तो टोटल जो फर्म को जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 18,000 का। तो इस 18,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में बांट देंगे, किस अनुपात में, 3, 2 और 1 के अनुपात में। तो इस लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉस है, ठीक है। तो 9,000, 6,000 और ये 3,000 बांट दिया। अब देखिए इसको करने के बाद में हम अगर देखते हैं तो डेबिट इस R के अकाउंट को हम देखते हैं तो कितना हुआ, डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000, यानी कि दोनों जगह पे बराबर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर देखें S के अकाउंट में, तो S के अकाउंट में देखिए क्या हो रहा है, 6,600 डेबिट हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है, 6,000 ही क्रेडिट हो रखा है ना। और T के अकाउंट को भी अगर हम देखते हैं तो T के अकाउंट में कितना हो रखा है, डेबिट 3,400 और इधर क्रेडिट कितने का हो रहा है, 4,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम S के अकाउंट को देखें तो डेबिट ज़्यादा हो रहा है 600 से, और क्रेडिट कितने से हो रहा है, यहाँ पे T के अकाउंट में 600 से क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी जो हम एंट्री करेंगे, डेबिट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू T's कैपिटल अकाउंट कितने से आ जाएगी, 600 से एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर इस उदाहरण को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि T को हिस्सा कितना मिलना चाहिए था, ज़्यादा मिलना चाहिए था, 600 रुपये से, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। वहीं S को क्या करना चाहिए था, कम मिलना चाहिए, 600 रुपये कम मिलना चाहिए, तो हम उससे क्या करेंगे, वसूल करेंगे 600 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैलेंस BD वही 1,15,000, 70,000, 42,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सिंगल प्रविष्टि से जब हम एंट्री करेंगे S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू T's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे S कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो इधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा S कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम ये जो राशि लिखेंगे वो किसके अकाउंट में लिखेंगे, T के अकाउंट में, 600 रुपये, क्योंकि उसके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, ये इंक्रीज़ हो गया उसका अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से इधर क्या करेंगे, टू T's कैपिटल वसूल किससे करेंगे, S से, तो S के अकाउंट से 600 रुपये कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बैलेंस आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।